एक सच्चा नागरिक वही होता है जो देश की प्रगति में अपनी उन्नति समझे, जो देश के अपमान में खुद का अपमान समझे। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 का जो पहला पाठ है नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। इसको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। स्वयं प्रकाश जी की यह कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पाठकों को बताना चाहा है कि हमें अपने देश के लिए कुछ न कुछ सहयोग अवश्य करना चाहिए। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है देश सेवा का। एक नागरिक के सहयोग से ही देश प्रगति नहीं करता। हर एक नागरिक जब अपना जहाँ तक संभव होता है सहयोग करता है तभी देश प्रगति करता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं, एक तो है हालदार साहब। हालदार साहब की एक जीप है, उस जीप में ड्राइवर उन्होंने रख रखा है। हालदार किसी कंपनी के कर्मचारी हैं तथा हर 15 दिन के बाद उस कस्बे के चौराहे से गुजरते हैं जहां नेताजी की प्रतिमा लगी होती है। नेताजी कौन? यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता सेनानी। उनकी एक मूर्ति लगाई गई है कस्बे के चौराहे में और वहाँ से 15 दिन के बाद जो हालदार साहब है वहाँ से गुजरते हैं। एक पात्र है इसमें पान वाला। पान वाला एक काला मोटा व्यक्ति है, उसकी तोंद बाहर निकली हुई है। वह स्वभाव से खुश मिजाज आदमी भी है। तीसरा जो मुख्य पात्र है इस कहानी का वो है कैप्टन। कैप्टन एक बूढ़ा व मरियल व्यक्ति है, वह लंगड़ा भी है। वह फेरी लगाकर चश्मा बेचता है, गरीब आदमी है, उसके पास खुद की दुकान भी नहीं है। और जो नेताजी की मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया था, वह अपनी हैसियत के अनुसार उसमें चश्मा लगाता है और एक देश सेवा का काम करता है। कहानी पढ़ने से पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा से अवतरित है। इसमें लेखक ने कैप्टन के माध्यम से देशभक्ति की भावना का वर्णन किया है। विशेष देख लेते हैं। इस कहानी की जो भाषा की विशेषता है, इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति का वर्णन लेखक ने किया है। वर्णात्मक, संवादात्मक व भावात्मक शैली का प्रयोग, तत्सम देशज व अंग्रेजी के शब्दों का सुंदर मिश्रण लेखक ने इस कहानी में किया है। हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस प्रकार के शब्द लेखक ने यहाँ प्रयोग किए हैं। बिंब प्रधान। बिंब योजना बड़ी सुंदर इस कहानी में लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है कि किस प्रकार शब्दों से चित्र पाठकों के सामने उन्होंने उकेरे हैं। सहज सरल भाषा में इस कहानी का उद्देश्य पाठकों के सामने रखा है। कहानी की शुरुआत करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा शहर से छोटा और गांव से बड़ा होता है, जिसमें कुछ छोटा सा बाजार भी होता है। हालदार साहब जो ये बात बता रहे हैं पाठ के अंदर, लेखक कहते हैं कि हर 15वें दिन अपनी कंपनी में कोई कर्मचारी हैं हालदार साहब, और अपने काम के सिलसिले में वो उस कस्बे में से गुजरते हैं। कस्बा बहुत बड़ा भी नहीं है जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार है। यानी कि सामान्य सा कस्बा है, छोटा सा बाजार है। उसमें कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, 2 स्कूल हैं, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, एक छोटा सा कारखाना भी है उस कस्बे में। 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं और एक ठो नगर पालिका भी है। एक अच्छी
नगर पालिका भी यहाँ लेखक ने बताई है कि उस कस्बे में है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी थी, यानी कि नगर पालिका नगर के लिए काम करती है, तो लेखक ने बताया है कि वह नगर के लिए कुछ काम भी करती होगी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए गए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये नगर पालिका ने काम करवाए उस कस्बे में, कि सड़कें पक्की करवाई, पेशाब घर बनवाए, कबूतरों के दाना चुगने के लिए जो उनके बैठने के लिए जो छतरी हम देखते हैं शहरों में, गांव में, कि वो उन्होंने बना दी। और कवि सम्मेलन करवा दिया। कवि सम्मेलन कैसा होता है, वहाँ कवि अपनी कविताएं रखते हैं, कविताओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं, तो वो भी काम क्या है नगर पालिका करवा दिया करती थी। इस नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर एक पत्थर होता है, उस पत्थर की प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगवा दी थी उस कस्बे के मुख्य चौराहे में एक नगर पालिका के अधिकारी ने। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से की कहानी है, कि जो लेखक कहानी बता रहे हैं वे बता रहे हैं कि यह मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती हुई एक कहानी है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोर चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। पूरा का पूरा इतनी बड़ी बात एक वाक्य में बताई है। पूरी बात का पता नहीं। कौन सी बात का? कि वह मूर्ति किसने बनाई, कैसे बनाई, इस बात की बात लेखक कर रहे हैं कि पूरी बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगा रहे हैं कि या तो उन्हें अच्छे मूर्तिकार नहीं मिले होंगे, या उपलब्ध बजट यानी कि उनके पास पूरा पैसा नहीं होगा, तो इस चक्कर में ना मूर्तिकार मिला ना अच्छा पैसा था, तो ऐसी भाग दौड़ में चिट्ठी पत्री के बर्बाद में, यानी कि कोई सरकारी कामकाज होता है तो कागज़ कार्रवाई बहुत अधिक होती है उसके अंदर। यही बात लेखक बता रहे हैं कि चिट्ठी पत्री में पूरा समय लगा दिया होगा, फिर समय नहीं बचा होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियां, यानी कि जो नगर पालिका का जो समय था नगर परिषद का, वो हो सकता है उनका समाप्त होने वाला हो। स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, यानी कि जल्दी जल्दी में जो काम हो रहा, तो स्थानीय यानी कि आसपास का ही कोई मूर्तिकार होगा, उसको ये मूर्ति बनाने के लिए दी गई होगी। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए, यानी कि वहाँ जो एक स्कूल था उसका जो ड्राइंग मास्टर था मोतीलाल, तो मान लीजिए यानी कि अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसको यह काम सौंपा गया होगा मूर्ति बनाने के लिए, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रही हो, कि एक ही महीना बचा, एक महीने के अंदर मूर्ति बनानी थी। पटक देना, जो हम कहते हैं कि किसी काम को ऐसे वैसे कुछ करके कर दो, बस पटक दो, तो कहने का मतलब है कि उसमें या तो उसमें पूरा मन नहीं होता, या कि उसको दिखावे के लिए वो काम करना होता कि हाँ ये हमने काम कर दिया। तो इसीलिए शायद लेखक ने इस शब्द का प्रयोग किया कि मूर्ति के अंदर जो वो चश्मा लगाना भूल गए थे, तो यानी कि उन्होंने ऐसे तैसे करके वो काम पूरा करने का जो ड्राइंग मास्टर ने क्या है वादा किया होगा। जैसा कि कहा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट।
यानी कि छाती से ऊपर की मूर्ति बनाई गई थी। कई बार हम कई जगह देखते हैं इस तरह की, नीचे ऐसे स्तंभ सा होता है, उसके ऊपर नाम वगैरह कुछ लिखे होते हैं उस मूर्ति के, और ऊपर छाती से ऊपर की जो भाग होता है वहाँ मूर्ति बनाई जाती है। तो उसी प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी वो मूर्ति बनाई गई थी। सुंदर थी, अच्छी मूर्ति बना रखी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे उस मूर्ति में, कुछ कुछ मासूम और कमसीन होते, कम उम्र के। फौजी वर्दी में ही हम मूर्ति देखते हैं, फोटो है उनकी, कोई प्रतिमा है तो हम हमेशा देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो फोटो होती है वो फौजी वर्दी में होती है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे सुभाष चंद्र बोस के थे। तो यानी कि जैसे ही उनकी मूर्ति को देखते हैं तो लेखक कहते हैं कि उनके नारे याद आने लग जाते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। इस दृष्टि से यानी कि किसी की मूर्ति देखकर, किसी की फोटो देखकर अगर उसके किए हुए काम याद आ जाते हैं तो वास्तव में वो मूर्ति है, लेखक कहते हैं कि सही बनी हुई थी। केवल एक चीज़ की कसर थी, एक कमी थी, देखते ही खटकती थी, देखते ही अजीब लग रहा था, बुरा लग रहा था। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं, एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। यानी कि मूर्ति संगमरमर की थी, पत्थर की थी, और जो चश्मा लगा हुआ था वो रियल था, फ्रेम वाला चश्मा था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित कर लिया। उन्होंने ये देखा कि मूर्ति तो पत्थर की और चश्मा फ्रेम वाला लगा रखा है। क्या कारण है, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, कौतुक भरी, हैरान करने वाली। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मन में विचार कर रहे हैं कि देखो, ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा कि जो पत्थर की मूर्तियां बनी होती हैं उन पे रियल चश्मा लगा हो। ये भी तरीका उन लोगों का ठीक है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए कि उन्होंने चश्मा लगाई तो है मूर्ति के ऊपर, मूर्तिकार भूल गया होगा या किसी कारण नहीं लगा पाया होगा, लेकिन यहाँ कस्बों के जो नागरिक हैं उन्होंने ये चश्मा लगाकर एक कमी पूरी की है। तो ये उन्होंने कहा कि ये ठीक प्रयास है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है और मन में विचार कर रहे हैं। यहाँ इन पंक्तियों में लेखक ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, यानी कि आदमी के रंग रूप और स्कल पर नहीं जाना चाहिए, उसके काम पर जाना चाहिए। और वही बात ये बता रहे हैं कि वहाँ नागरिकों ने जो काम कर रखा था कि चश्मा लगाना भूल गए या मूर्ति में कुछ कमी है, उस पर नहीं जाना चाहिए। उनकी जो देशभक्ति की भावना है कि नेताजी के आंखों पर चश्मा उन्होंने लगाया है, उनको जो कमी खल रही थी उनको पूर्ण किया है, उनके काम के ऊपर जाना चाहिए कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना है। वो अभी भी हमारे शहीदों से, स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा है उनकी। और इन पंक्तियों में लेखक ने जो बात कही है कि आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है देशभक्ति, यह कहीं ना कहीं वास्तविकता है। आज देशभक्ति के सॉन्ग की वजह हम देखते हैं फिल्मी सॉन्ग है, या हम कहीं फ़ोटो देखते हैं तो फिल्मी कलाकारों के फ़ोटो हैं, लोग फिल्मी कलाकारों की एक्टिंग करते हैं। देशभक्तों को तो मात्र उनके जो दिवस होते हैं वहाँ तक, या 15 अगस्त हम कह सकते हैं, 26 जनवरी हो गई, ऐसे कोई अलग जो दिवस होते हैं उन पर ही मात्र उनको याद किया जाता है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे
तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का तो कौतुक और बढ़ा कि दूसरी बार 15 दिन के बाद वो चक्कर लगाते थे, वहां से गुजरते थे, तो दूसरी बार वहां से वो गुजरे तो मूर्ति का चश्मा बदल चुका था, दूसरा चश्मा लगा हुआ था। पहले कौन सा था? गोल चश्मा सा। अब पहले चौकोर चश्मा था, अब गोल चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, उनकी तो हैरानी और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। मन में विचार किया कि भाई देखो, मूर्ति पर तो अब चश्मा बदल भी, वैसे भी इनको रियल लगा हुआ था, संगमरमर का नहीं था, और अब चश्मा चेंज भी हो रहा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। तीसरी बार फिर वो 15 दिन के बाद गुजरे तो फिर चश्मा चेंज हुआ था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। कि अब 15 दिन उनके मन में तो उत्सुकता हो गई थी कि कब वो वहां से गुजरे और कब मूर्ति को देखें कि अब की बार चश्मा कैसे लगा हुआ मिलेगा उनको। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? दुर्दमनीय होता है जिसको दबाया ना जा सके। कौतूहल, जिज्ञासा, कि उनके अंदर अब तो जो जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे कि मूर्ति के ऊपर चश्मा बार बार बदल क्यों रहा है। अब तो उनसे रुका ही नहीं गया और उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, तुम्हारे नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसके ऊपर जो बार बार चश्मा कैसे बदलता है? कौन बदलता है ये चश्मा? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कि जो पान खाने रुकते थे हालदार साहब, वो वहाँ रुके पान वाले के पास। जैसे ही उन्होंने पूछा कि मूर्ति का चश्मा कैसे बदल जाता है, तो उसने पहले तो मुंह में पान दबा रखा था। यहाँ शब्दों से चित्र उस पान वाले का बड़ा सुंदर लेखक ने खींचा है कि काला, मोटा सा, खुशमिजाज सा आदमी था। हालदार साहब ने जैसे ये प्रश्न पूछा, पहले तो वो आंखों ही आंखों में हंसना, यानी मन ही मन हंसा। तोंद थिरकी, बड़ा आदमी, बड़ा पेट था, ऐसे हंसने के साथ साथ उसकी जो पेट की तोंद थी वो भी साथ साथ में थिरकी, लेखक ने ऐसा बताया है। पीछे घूमकर दुकान के नीचे उसने पान थूका, लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, जैसे हम देखते हैं पान खाने वालों के ये दांत है काले पीले हो जाते हैं, उसी प्रकार लेखक ने ये बताया है। कि और उत्तर क्या दिया? कैप्टन चश्मे वाला। कि मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है जैसे पूछा, तो उन्होंने, पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदलता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। कि उनको समझ में नहीं आया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदलता क्यों है, तो उसने कह दिया कि चश्मा चेंज करता, और क्या करता है? क्या मतलब, क्यों चेंज करता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो फिर पान वाला समझा रहा है, कोई गिराक आ गया समझो। गिराक, ग्राहक, यानी चश्मा लेने वाला, चश्मा खरीदने वाला। उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी कि चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? किधर से, कहाँ से? ये कहाँ से लेके आएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर वहाँ मूर्ति पर। कि जैसे ही किसी को चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए, और चौड़े चौखट वाला जो चश्मा है कैप्टन ने वो नेताजी की मूर्ति पर लगा रखा है, तो फिर वो कहाँ से लाएगा? फिर वो नेताजी की मूर्ति से वो चश्मा उतार कर उसको दे देगा और नेताजी की मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा लगा देगा। इसलिए जो है ये चश्मे बदल जाते हैं। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है।
बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार आवश्यकता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। कि अब जो बात थी वो हवलदार साहब के समझ में आ गई थी कि किस प्रकार है कैप्टन चश्मा बदलता है। कि जैसे ही उसको चश्मे वाला कोई लेने आता है ग्राहक, तो उसको ज़रूरत होती है, उसके अनुसार वो चश्मा दे देता है और नेताजी से क्षमा मांगते हुए कि उनके मन में नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव है, तो वो चश्मा उतार कर ग्राहक को देता है और वहाँ कोई दूसरा चश्मा लगा देता है। ये बात अब हवलदार साहब को समझ में आ गई थी। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। और मन में उनको हैरानी हुई कि कितना अच्छा विचार है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल यहाँ की संगमरमर की मूर्ति है, तो संगमरमर का चश्मा होना चाहिए, पत्थर का। वो चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दूसरा पान खाने लगा था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जैसे ही हवलदार साहब के मन में यह प्रश्न उठा कि चश्मा बदलता तो कैप्टन है, लेकिन जो असली चश्मा लगना था पत्थर का वो कहाँ है? तो पान वाले ने, जो उन्होंने दूसरा मुंह में पान ले लिया था, उसको थूक करके हंसते हुए बताया कि जो मास्टर है वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक। यानी कि ये बातें पहले ही हवलदार साहब ने सोच ली थी कि मूर्ति जो ये बनाई गई है, ये शायद में मोतीलाल ने बनाई है, ड्राइंग मास्टर ने। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, मन में इतने विचार लाए हैं और फिर भी समझ नहीं पाए, इसलिए उफ शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। कि या तो पारदर्शी चश्मा, पत्थर का चश्मा बनाएंगे तो आँख दिखाई देनी चाहिए उसके आर पार। कि ड्राइंग मास्टर था, इतना बड़ा मूर्तिकार तो था नहीं कि वो इस तरह से चश्मा बना दे। शायद में इस तरह से वो चश्मा नहीं पाया होगा। दूसरा कारण वो कह रहे हैं कि या तो उसको सुंदर बनाने के लिए बारीकी से, यानी कि और अच्छा बनाने के चक्कर में चश्मा बनाया होगा लेकिन टूट गया होगा। और तीसरा कारण ये कह रहे हैं कि पत्थर का चश्मा अलग से बना दिया होगा और फिर उसमें फिट किया है तो फिट नहीं किया आया होगा। ये इतने अपने आप में ही सोच विचार कर रहे हैं हवलदार साहब। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, बड़ा हैरानी करने वाला विचार लग रहा था ये बात। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाली की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। यानी कि जो चश्मे वाला था कैप्टन, उसके काम से बड़े प्रभावित हो चुके थे हवलदार साहब, और उन्हीं के विचारों में खोए हुए पान वाले के पैसे चुकाकर अपनी जीप में चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है?
या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। जैसे ही जीप की तरफ चले वहाँ जाकर फिर वापस आए पान वाले के पास। उनके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल उमड़ रहे थे और पान वाले से जाकर पूछा कि जो कैप्टन है वो कहीं नेताजी सुभाष चंद्र का साथी तो नहीं है जो ऐसा काम कर रहा है, या फिर जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका कोई सिपाही होगा तभी तो ये काम कर रहा है। वरना उनके मन में है कि ऐसा काम रोज़ाना चश्मे बदलने वाला कौन काम करता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। 2 पान तो पहले ही खा चुका था, अब तीसरा पान ऐसे 1.5 इंच अपने मुंह से दूर रखे हुए हालदार साहब ने ये पूछा कि कौन है भाई, कैप्टन और नेताजी के बीच में क्या संबंध है। तब हालदार साहब ने कहा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब मजाक कर रहे हैं पान वाला कि वो तो लंगड़ा है, कैसे पागल है, चश्मा बदलता रहता है, कैसे फौज में जाएगा, कैसे देश सेवा करेगा। आप इतने प्रभावित हो गए हो, फोटो खींच कर छपवा दो अखबार में उसकी। ऐसे मजाक कर रहा था। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा कि एक तो वो देश सेवा का काम कर रहा था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज लोग उन पर हंस रहे हैं, उनको पागल बता रहे हैं। बड़ा बुरा लगा हालदार साहब को पान वाले की ये बातें सुनकर। मुड़कर देखा तो अवाक रह गई, अवाक होता बिना बोले। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। जैसे ही पान वाले ने कहा, देख लो वो आ रहा, तो पीछे मुड़ के देखने लगे। हालदार साहब तो एकदम चुप हो गए। उन्होंने देखा कि जो चश्मा बदलता है नेताजी की मूर्ति का, वो बिल्कुल ही कमज़ोर, मरियल होता कमज़ोर, और एक लंगड़ा है, गांधी टोपी, आंखों पे काला चश्मा और हाथ में एक छोटी संदूक होता है लोहे का, उससे बिल्कुल छोटी सी एक लोहे की संदूकची होती है सामान रखने की ऐसे। तो उस चश्मे वाले के पास संदूकची थी वो चश्मा रखने के लिए, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे। जो फेरी वाले होते हैं वो या तो किसी टोकरी में सामान रखते हैं या ऐसे बांस पर टंगा करके रखते हैं, तो इसी प्रकार उन्होंने, वो जो कैप्टन था उसने बांस पर टंगा रखी थी चश्मे, और गली से आकर के एक दुकान के सहारे उसने जो बांस था चश्मे वाला वो लगा दिया। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। अब मन में विचार कर रहे हैं कि ये तो गरीब आदमी है, इसकी खुद की दुकान नहीं है, बल्कि फेरी लगाकर चश्मा बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, बड़े सोच में पड़ गए। वो तो पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब दूसरा सवाल उनके मन में आ गया कि ये तो चश्मा बेच रहा है, इतना गरीब है, पैर से लंगड़ा है, तो फिर कैप्टन इसका नाम कैसी है? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? वास्तविक यानी कि इसका रियल नाम यही है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब भाई इतने सारे सवाल जवाब करेंगे तो कोई भी ये कह देगा कि ना भाई बहुत हो गया। इसी प्रकार पान वाला भी तंग आ गया था। हालदार साहब तो बार बार प्रश्न किए जा रहे थे। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे कि 2 साल लगातार वहीं 15 दिनों के बाद उनका आना जाना लगा रहता था और बार बार बदलता हुआ चश्मा जो कैप्टन बदलता था
वो बड़ी जिज्ञासापूर्ण देखते रहते थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। ये देखो यहाँ पर बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी है जो कैप्टन है, चश्मा लगाए हुए, गांधी टोपी पहने हुए। और ये हमारी नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा जिसके ऊपर चश्मा लगा रखा, और ये बांस के ऊपर टंगे हुए यहाँ पर चश्मे भी। पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर, कि चश्मा अवश्य होता उस नेताजी की प्रतिमा पर, चाहे वो गोगो हो, चाहे धूप का हो, चाहे बड़ा हो, चाहे काला हो, चाहे छोटा हो। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए कि उस चश्मा को देखकर उनकी हैरानी बढ़ जाती, उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती और बड़ी खुशी होती, प्रफुल्लता, बड़े खुश होते वो। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। एक दिन वो जैसे ही 15 दिन के बाद गुजरे तो वहाँ मूर्ति पर चश्मा नहीं था। सारी दुकानें आसपास की बंद थी अधिकतर। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर उनकी मूर्ति पर फिर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? एक दिन तो दुकानें बंद थी, चश्मा नहीं था, सुनसान पड़ी थी गली। और दूसरे दिन जैसे ही वो पान वालों ने अपनी दुकान लगाई हुई थी, उन्होंने पान खाने के लिए नीचे उतरे और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछा पान वाले से कि आपके नेताजी की मूर्ति पे चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। हमेशा पहले तो वो जैसे ही वो सवाल पूछते थे हंसता था, फिर तोंद थिरकती थी, लेकिन आज जैसे ये सवाल उन्होंने किया तो उनकी पान वाले की आंखों में आंसू थे, रो रहा था। और उसने हालदार साहब को बताया कि कैप्टन मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आप बैठ और रवाना हो गए, क्योंकि अब मूर्ति पे चश्मा नहीं था। कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, अब चश्मा कौन बदलेगा? और कैप्टन की मृत्यु पर पान वाला भी बड़ा दुखी था और हालदार साहब तो बहुत दुखी हो गए थे। इसलिए वो चुपचाप जीप में चढ़कर चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बहुत बड़ी बात इन पंक्तियों में लेखक ने बताई है। मन में ये विचार कर रहे थे कि आने वाली जो पीढ़ी है और जो इस तरह उनके मन में देश प्रेम की कोई भावना नहीं, कोई कद्र नहीं देश के प्रति उनके मन में, और जो ऐसे इस कौम उस कौम यानी कि ऐसे लोग जो देश से प्रेम करते हैं, देश के लिए खातिर होता है, लिए देश के लिए अपने घर गृहस्थी यानी कि अपने घर वालों को, पत्नी को, बच्चों को, अपने माँ बाप को, सबको छोड़ देते हैं। जवानी जिंदगी, अपनी जवानी, अपने सपने, अपना जीवन सब कुछ होम देने वालों को न्यौछावर कर देते हैं देश के लिए, और उन पर ये लोग हंसते हैं, उनको पागल बताते हैं। जिस प्रकार पान वाले ने कहा कि पागल है ये क्या देश सेवा करेगा, और वो एक देश सेवा का ही काम कर रहा था। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, यानी कि देश के साथ गद्दारी करने के लिए हर पल तैयार हैं। बस उनको पैसे चाहिए, वो कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं, चाहे उनको कोई, ऐसे लोगों को कोई मतलब नहीं होता कि इससे देश की प्रगति में बाधा आ रही है, देश का मान सम्मान कम हो रहा है, और जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको लोग पागल कह रहे हैं। ऐसे फिर देश की प्रगति कैसे हो सकती है, देश का भला कैसे हो सकता है? दुखी हो गए, ये सोचकर दुखी हो रहे हैं कि देश का कैसे क्या हो सकता है, हमारे देश का कैसे सुधार हो।
कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब जैसे ही हालदार साहब 15 दिन के बाद फिर वहाँ कस्बे से गुजरे उस चौराहे के पास से, तो उन्होंने ये सोचा कि जो कस्बे की हृदयस्थली यानी कि चौराहा बीच का स्थान होता है उसको हृदयस्थली कहते हैं, कि सुभाष जी की मूर्ति तो अवश्य रहेगी, लेकिन वहाँ पर चश्मा नहीं मिलेगा उनकी मूर्ति की आंखों पर, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे वहाँ मैं देखूँगा। अब उनकी जो प्रतिमा है सुभाष जी की, उनकी आंखों पर चश्मा नहीं मिलेगा। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। मन में विचार कर रहे थे कि आज मैं चौराहे पर नहीं रुकूंगा, ना ही वहाँ पान खाऊंगा, ना ही मूर्ति की तरफ देखूंगा, सीधा चला जाऊंगा। और अपने ड्राइवर से भी यह बात कह दी कि चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, मैं यहाँ पान नहीं खाऊंगा, आज मुझे ज़्यादा काम है। बहाने बना रहे थे क्योंकि वहाँ रुकना नहीं चाहते थे। उनको बुरा लगता अगर वो देखते कि नेताजी की जो प्रतिमा है उसके ऊपर चश्मा नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। आदत से मजबूर 2 साल से वहाँ से गुजर रहे थे उस चौराहे के पास से, और जैसे ही 15 दिन से वो गुजरते मूर्ति अवश्य देखते थे, वहाँ पान खाते थे और स्पेशल उस मूर्ति के लिए ही रुकते थे। बड़ी जिज्ञासा थी, बड़ा अच्छा लगता था। कैप्टन के प्रति बड़ा मन के अंदर बड़े अच्छे भाव थे उनके, बड़ा सम्मान था। और आज जैसे ही कैप्टन की मृत्यु हो गई है और जैसे ही नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा नहीं है, तो उनको बड़ा बुरा लगता। इस कारण वो वहाँ नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन उनकी आदत बन गई थी, रहा नहीं गया। जैसे ही वहाँ आए, मूर्ति देखी, उनकी आंखें एकदम मूर्ति की तरफ चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। क्या देख लिया? जोर से बोले रोको। जीप स्पीड में थी, तेज गति से जीप चला रहे थे, क्योंकि ड्राइवर को पता था कि हवलदार साहब ने कह दिया था कि यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। जैसे ही उन्होंने कहा कि गाड़ी रोको, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई कि क्या हो गया। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर टेंशन में खड़े हो गई कि जीप पूरी रुकी ही नहीं। हवलदार साहब भागते हुए उस मूर्ति की तरफ चले गए और लोग बड़े हैरान थे कि इस तरह से आवाज़ जोर से क्यों लगाई है, गाड़ी ने ब्रेक क्यों मारे हैं, भागकर हवलदार साहब कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो भागते हुए उस मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सम्मान के भाव में खड़े हो गए। वहाँ जाकर मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा एक घास होता है जो ऐसे कई किसान हैं वो कई काम में प्रयोग लेते हैं, उसका छप्पर बनाने के काम में भी आता है। ये कलम वगैरह बनाते हैं उस सरकंडे से। तो कि बच्चों ने उस सरकंडे वाले घास से छोटा सा चश्मा बनाकर लगा दिया था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। यहाँ लेखक ने बताया भी है। हवलदार साहब भावुक हैं, रोने लग गए थे ये सब देखकर, क्योंकि पहले वो ये सोच रहे थे कि इस देश का क्या होगा जो कैप्टन के चले जाने के बाद कोई भी उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा रहा था। कहने का भाव लेखक का यह है कि हमारे देश के लिए, देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद थे, जिन्होंने देश के लिए बड़ा बहुत योगदान दिया था, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं रही है। और जैसे ही कैप्टन के, अगर किसी के मन में श्रद्धा भाव हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं।
तो वो मन में विचार कर रहे थे, आज कितने लोग हैं तो भी वहाँ कोई चश्मा नहीं लगा रहा, इसीलिए उनको बुरा लग रहा था। लेकिन आज जैसे ही उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो बड़े खुश हुए मन में। उनके मन में अब ये पूरी बात जच चुकी थी कि हाँ, अभी भी आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो एक अच्छे भावी लोगों के हाथ में है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। लेखक ने इतनी सी बात यहाँ ज़रूर कही है, लेकिन ये इतनी नहीं है, ये बड़ी बात है कि जिस देश के नागरिक अच्छे हैं, जो देश के बारे में सोच रहे हैं, वह इतनी बात नहीं होती, वह बहुत बड़ी बात होती है। आशा है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।